हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। आज हम बात करने वाले हैं क्रोएशिया के बारे में। आज मैं आप लोग को क्रोएशिया के बारे में कुछ नई अपडेट्स देने वाली हूँ। अगर आप लोग एम्प्लॉयर वीज़ा पे जाते हो, स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप काम करने के लिए जा रहे हो, तो आप वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, आपका खाना, आपका रहना या आपका कन्वेंस वहाँ पर कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट से आपके अपार्टमेंट जो आपको दिया गया। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो डालूँ, मैं किसी भी कंट्री के अपडेट्स डालूँ, तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन आ सके। और वैसे भी अगर हम क्रोएशिया पे जब वीज़ा पे जाते हैं, हम चाहे किसी भी वीज़ा पे जाते हैं ना, तो जिस भी वीज़ा पे जाते हैं उसके रूल रेगुलेशंस वहाँ जाके अलग हो जाते हैं। अगर हम स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो अलग होता है, एम्प्लॉयर वीज़ा पे जाते हैं तो अलग होता है, वैसे टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा पे जाते हो तो सबके रूल्स अलग होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एम्प्लॉयर वीज़ा के बारे में बताऊंगी, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए यहाँ से वर्कर जाते हैं, उनके बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं आप लोग को एम्प्लॉयर वीज़ा के बारे में बता रही हूँ। तो अगर आपका एम्प्लॉयर वीज़ा आपने यहाँ से लगवाया, तो जिस भी आप क्रोएशिया जा रहे हैं, तो आपको जिस भी कंपनी ने यहाँ से बुलाया, आपको ऑफ़र लेटर दिया है, वही कंपनी जब आप क्रोएशिया जाते हैं तो सबसे पहले वो आप लोग को वहीं से एयरपोर्ट से पिक करते हैं। उसके बाद वही आपको रहने के लिए जगह भी देते हैं, एक अपार्टमेंट देते हैं, रहने की जगह, खाने के लिए भी देते हैं। इनफैक्ट वो लोग एक कार भी प्रोवाइड करवाते हैं, कार या बस टाइप कुछ होती है, जिसमें 10 से 12 बंदे एक साथ बैठ के वो लोग, लेकिन वो कार आप लोग ऐसे पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते। वो क्या होता है कि जैसे आप कंस्ट्रक्शन साइट से आपको अपार्टमेंट छोड़ेगी, अपार्टमेंट से कंस्ट्रक्शन साइट लेकर जाएगी, बस वो अप डाउन कराएगी, तो ये भी आपको मिलती है। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ तो आप लोग की स्टार्टिंग से सेविंग स्टार्ट होगी ना, पहले महीने से। क्यों? क्योंकि आप लोग को वहाँ पे खाने के लिए भी मिल गया, रहने के लिए भी मिल रहा है, इनफैक्ट वहाँ पर आपको कन्वेंस भी मिल गया, आपको गाड़ी भी मिल गई है, तो और आपको क्या चाहिए। तो जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपको ऐसा कभी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से फर्स्ट मंथ से सेविंग नहीं स्टार्ट कर सकते। आपको वहाँ जाओगे, आप लोग अपार्टमेंट लोगे रेंट पे, तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करोगे, फिर रेंट दोगे। आप लोग को ट्रैवल के लिए वहाँ पे बस में ट्रैवल करोगे या साइकिल खरीदोगे, या आपको पैदल कहीं जाना होगा अगर पास में आपकी कंस्ट्रक्शन साइट होगी, तो इन सब चीज़ों में यहाँ पे आपका लगता है पैसा लगता है। बट क्रोएशिया एक ऐसी जगह है जहाँ एम्प्लॉयर वीज़ा पे अगर आप जाते हो तो आप लोग को यहाँ पे जाते ही आप सेविंग स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट मंथ से ही आपको आपका पैसा जोड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको खाने के लिए भी दे। अब खाने से फ्री में मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ फ्री मिलेगी। अगर आपको अब कुछ ऊपर से खाना आप चाहते हो कि आप स्नैक्स वगैरह कुछ लो, या पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, या कोल्ड ड्रिंक्स आपको चाहिए, तो इसका आपको कंपनी पे नहीं करेगी। ये सब चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ खाना है, वो खाने के लिए आपको मील देगी, जो भी आपका 3 टाइम्स का 2 टाइम्स का मील होगा। वैसे मोस्टली ब्रेकफास्ट और डिनर होता है लंच के टाइम में, तो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे हो गया ना, तो वहाँ आपको जो भी प्रोवाइड हो जाएगा वो होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आप किसी और कंट्री में जाते हो तो आप सेविंग्स क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते। सबसे पहले तो आप वहाँ पे आपको ऐसे रहना, खाना पीना ये सब फ्री नहीं मिलेगा, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। और दूसरा क्या होता है, जब हम किसी और कंट्री में जाते हैं ना, किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम मैं नहीं बता रही हूँ, किसी भी कंट्री में आप जाते हो तो आपको 20 से 25 लाख तक आपका लगता ही है। आपको उसमें टिकट्स मिलती हैं, वीज़ा मिलता है, आपको वहाँ पर जॉब मिलती है, और थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ और मिल जाती होंगी, बट आप लोग को ज़्यादा नहीं मिलता होगा। तो इसमें क्या होता है, अगर आप क्रोएशिया जाते हैं तो क्रोएशिया आपको क्या सिर्फ 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है। अब आप 20 से 25 लाख कर्जा लेके अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो, तो क्या होता है कि पहले आप जब जाओगे, आप रेंट पे अपार्टमेंट लोगे, अपना कुछ खाने पीने का भी देखोगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वहाँ पे, आप वो भी करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आपको लगता है कि यार अब मेरी जॉब लग गई है, ये सब मेरा खर्चा हो गया है, 3-4 महीने तो आपको अपने आप को सेट करने में लग जाएंगे। उसके बाद आप सोचोगे कि जो 20 से 25 लाख मैंने किसी से कर्जा लिया हुआ है, मैं उसको उतारूँ, या मेरी फैमिली ने लगाया तो मैं अपनी फैमिली को पैसे वापस भेजूँ ताकि वो वहाँ पर कर्जा उतारे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट अगर हम क्रोएशिया की बात करें तो 6 से 7 लाख अगर आपने किसी से उधार भी लिया है, या आप जैसे भी सेविंग्स करके आप गए हैं, तो जाते ही आप अपनी जॉब पे लगोगे, आपको खाने पीने का कोई खर्चा नहीं है, रहने का कोई खर्चा नहीं है। फर्स्ट मंथ से ही आप अपनी फैमिली को पैसा भेजना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक मतलब सही पॉइंट है, अच्छा है, क्योंकि इतनी अगर आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है। और सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो सैलरी आपकी 750 यूरो होती है पर मंथ। और आवर्स की अगर बात करें कि कितने घंटे काम करना है, तो वो आपको 46 आवर्स होते हैं पर मंथ जो आपको काम करना है। तो आप सोचो, सैलरी भी अच्छी है, आप इतने एजुकेटेड भी नहीं हो, अनएजुकेटेड हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो। और 750 यूरो अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो 66,000 समथिंग होता है, तो अच्छी सैलरी है ये भी।
तो दूसरा हम लोग बात क्या करते हैं कि वहाँ पे सामान की इंडियंस शॉप्स वहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस की ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। अराउंड आपकी 4000 मे बी 6-7,000 कुछ ऐसी ही है, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर इतने इंडियंस कम है तो वहाँ पे इतना इंडियन सामान भी नहीं होगा और वहाँ पे इतनी इंडियन शॉप्स भी नहीं है। अगर हम पूरे क्रोएशिया की अगर बात करें, जितना हमने सर्च किया, तो वहाँ पे 2 से 3 शॉप्स हैं जहाँ पे इंडियन आपको सामान मिलता है। और अब आप सोचो अगर सिर्फ 2 से 3 ही शॉप हैं तो वहाँ पे जो इंडियन सामान मिलता होगा, जैसे स्पाइसेस वगैरह हो गए ना, बहुत सारी चीज़ें, जैसे चाय पत्ती, टी होती है। अब आप देखिए कि अगर इंडियन है तो आप लोग को तो पता है कि इंडियंस की शुरुआत तो चाय के बिना वैसी ही नहीं होती है, और वहाँ पे अगर आपको टी वगैरह नहीं मिल रही है तो आप लोग कैसे वो करोगे। तो ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं कि हाँ, तो यहाँ से अपनी चाय पत्ती वगैरह लेके जाते हैं, टी, और कुछ स्पाइसेस हो गए, जैसे गरम मसाला वगैरह वहाँ नहीं मिलता, वेजिटेबल में ग्रीन चिलीज़ नहीं वहाँ मिलती, तो ये सारी चीज़ें कैरी करके लेके जाते हैं। ख़त्म हो जाती है तो फैमिली से मंगाते हैं, या फिर वहाँ से कोई बंदा क्रोएशिया आता है तो उससे लेके आते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। बाकी वहाँ पे मिलता ज़रूर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2-3 शॉप हैं और वहाँ पे अगर इंडियन सामान मिल रहा है तो हो सकता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो, जो नॉर्मल रेट चलते हैं वो नहीं होगा, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। बाकी तो आप लोग को पता है कि अगर हर चीज़ें सब कुछ मिल रहा है, थोड़ी सेविंग्स हो रही हैं, बट यहाँ आप लोग को थोड़ा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप लोग को स्पाइसेस वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए खुद से कुकिंग करने के लिए। बाकी जैसे कि मैंने बताया अपार्टमेंट मिलता है, तो अपार्टमेंट में क्या होता है, एक ही किचन होती है जो सबकी होती है, उसमें ही सबका खाना बनता है, सबकी चाय वगैरह बनती है। बाकी आप लोग को ऊपर से जो भी ला के बनाना है आप वहाँ बना सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले सैलरी बताई है कि सैलरी आपकी 750 यूरो पर मंथ होती है, सॉरी। तो अब आप देखो कि, और यहाँ पे दूसरा क्या होता है ना, जैसे आपके 45 to 46 आवर्स आपने काम किया है, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा वहाँ पे काम करो, आपके एक्स्ट्रा आवर्स लग रहे हैं, तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे होता है। तो जितना हमने वहाँ से लोगों से पता किया, उन्होंने हमें बताया कि 45 to 46 आवर्स वो काम करते, 750 यूरो उनको पर मंथ मिलता है। बट वहीं अगर वो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उनको 1000 यूरो तक पर मंथ मिल जाता है। तो 1000 यूरोज़ भी मतलब अच्छी सैलरी। मैंने 750 यूरो का आपको बताया, 66,000 बनता है, तो $1000 यूरो का उसका थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो 1000 यूरो का आप लोग को करीब 1 लाख तक समथिंग पड़ जाता है। तो ये भी अच्छी सैलरी है। जैसे कि मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादातर अनएजुकेटेड होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं। तो आप देखिए कि सैलरी भी अच्छी है और आपको आवर्स भी सही मिल रहे हैं, और वहीं अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करो तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे भी मिल रहा है। और वहीं अगर हम लोग कंपेयर करें ना बाकी यूरोप कंट्रीज़ की सैलरी और इस यूरोप कंट्री की सैलरी, तो आप देखेंगे बाकी यूरोप कंट्रीज़ में सैलरी 2 से 2.5 लाख आपको हर महीने मिलती है, लेकिन वहाँ पर उतने ही आपके एक्सपेंस हो जाते हैं। मतलब उतने ही आपको खाने के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना है, आपको रहने के लिए अपार्टमेंट्स में एक्स्ट्रा पे करना होता है, और भी अगर आपको गाड़ी वगैरह अगर आप रेंट पे लेते हो ट्रैवल करने के लिए साइट से घर पे, तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो मतलब जितनी सैलरी है उतने ही ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेंसिव आपको चीज़ें भी मिलती है। तो यहाँ की अगर हम बात करें, अब आप देखिए कि यहाँ पे आपका कोई खर्चा नहीं है, आपका रहने का खर्चा नहीं है, गाड़ी का खर्चा नहीं है, खाने का खर्चा नहीं है। बाकी जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो तो आपको खुद से करने ही पड़ेंगे, बट बिना किसी खर्चे के भी, और सिर्फ आपको काम करना है आपके 45 आवर्स, या आप एक्स्ट्रा काम करके भी जो अर्न कर रहे हैं, तो आप देखिए 1 लाख तक आपको सीधा सीधा बचता है, जो कि आप अपनी फैमिली को भेज सकते हैं, अपने उससे और कुछ खर्चे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी है। अगर हम सैलरी देखते हैं कि वहाँ की ज़्यादा, तो आप देखिए कि वहाँ पे खर्चे भी उतने ही ज़्यादा हैं। यहाँ की सैलरी कम है बट यहाँ पे खर्चे नहीं हैं आपके पूरे। वहाँ पे आप 2.5 लाख कमा के पूरे सब खर्चे निकाल के 1 लाख बचाते हैं, और यहाँ आप 1 लाख कमा के अगर सारे खर्चे आप 10-20 हज़ार भी खर्चते हैं तो भी आप 80,000 तो बचा ही रहे हो ना अपनी फैमिली को भेजने के लिए। तो ये अच्छा है कि सैलरी भी बढ़ी है और आवर्स भी बढ़ी हैं आपके काम करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि क्रोएशिया में इतनी सैलरीज़ अच्छी हो रही हैं या फिर प्रोसेसिंग टाइम में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो ये मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि क्रोएशिया क्या है। अब ये शेंगेन के अंदर आ गई है, 27th नंबर पे ये कंट्री आ गई है। पहले ये शेंगेन में नहीं थी, ये दूसरी उसमें आती थी, तो इतना इसकी वैल्यू नहीं थी, इतनी फेमस नहीं थी कंट्री। बट अब जब से ये शेंगेन के अंदर आई है और 27वें नंबर पर आई है, तो अब इसमें ज़्यादा बहुत सारे लोग क्रोएशिया जाना चाहते हैं। इसकी सैलरी भी अच्छी कर दी गई है, और इनफैक्ट यहाँ पे वीज़ा भी बहुत जल्दी, पहले बहुत जल्दी लग रहे थे। पहले आप लगा लीजिए आपके 2 से 3 महीने के अंदर वीज़ा आ जाता था, बट अब वो जो प्रोसेसिंग टाइम है ना, वो आपके 8 to 9 मंथ्स हो गया है। कभी कभी 10 महीने में आ जाता है, कभी कभी 7 महीने में भी आ जाता है। ये मैंने आपको बताया है, ये हमेशा डिपेंड करता है टाइम और सिचुएशन पे। अगर आज 6 महीने में आ रहा है, हो सकता है कि 2 दिन बाद या 8 महीने में आए, क्योंकि जितना क्या हो गया ना कि अब जैसे ये शेंगेन के अंदर आई है, बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई करने लग गए हैं। बहुत सारे सब लोग क्रोएशिया जाना चाह रहे हैं कि हम चाहे टूरिस्ट वीज़ा पे जाएँ, हम एम्प्लॉयर वीज़ा पे जाएँ या घूमने जैसे भी।
तो वो लोग क्या इतनी एप्लीकेशन डाल रहे हैं ना कि एम्बेसी में इतनी एप्लीकेशन हो गया कि उनको प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ऐसे में क्या प्रोसेसिंग टाइम उनका 2 से 4 महीने से बढ़ा के 8 से 9 महीने का कर दिया गया है। सबसे अब जो इसमें ये भी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने तो अप्लाई कर दिया, मेरे दोस्त का तो 2 महीने में आ गया था, मेरा इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो पेपर्स में अगर आपने अच्छे से अप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीछे से ही प्रोसेसिंग टाइम जो है ना वो इतना ज़्यादा लग रहा है, स्पेशली एम्प्लॉयर वीज़ा पे। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयर वीज़ा के वो लोग वहाँ से जो आपको वर्क परमिट देते हैं, मैंने जैसे कि बताया जो वर्क परमिट है वो आपको गवर्नमेंट देती है, वहाँ से वो आपको एक सर्टिफाइड मतलब देती है, एक पेपर देती है वर्क परमिट का कि आप हमारी कंट्री में आके यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और आपको पता है जो गवर्नमेंट की साइड से पेपर आते हैं उसमें मोस्टली टाइम लगता ही है, और इसीलिए ये टाइम ज़्यादा लग रहा है। फिर एम्प्लॉयर वीज़ा के लिए हो सकता है आप टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो या स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो वो थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम कम है, बट एम्प्लॉयर की अगर हम बात करें तो 8 से 9 महीना भी लग रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं वहाँ की नेशनैलिटी, पीआर वो हमें कैसे मिलेगी। तो अगर हम नेशनैलिटी की बात करें, आप वहाँ पे जब कंटिन्यू रहेंगे तो कंटिन्यू रहने के 5 साल बाद आपको वहाँ पे एक टेस्ट देना पड़ेगा। आपका जब टेस्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको 3 साल बाद एक टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद वो क्लियर होगा तो ओवरऑल आपको टोटल पूरे मतलब 8 साल वहाँ रहते हुए हो जाएंगे। जैसे ही आपके 8 साल पूरे कंप्लीट होंगे आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करोगे, आपको पीआर आपकी नेशनैलिटी मिल जाएगी, बट 8 साल से पहले आपको वहाँ पे कोई नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को लेकर जाएं, आप फैमिली को लेकर जा सकते हैं एम्प्लॉयर वीज़ा पे भी। थोड़े टाइम आप काम करके 1 साल 1.5 साल बाद आप लेके जा सकते हैं, बट ध्यान रहे अगर आप अपनी फैमिली लेके जाते हैं ना तो आप उस अपार्टमेंट में नहीं रह सकते जो कि आपको वहाँ पे आपके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करवाया होगा या आपकी कंपनी ने दिया होगा। क्यों? क्योंकि आप फैमिली लेके जा रहे हैं, वो सिर्फ सिंगल होते हैं, जो सिंगल जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए उनके लिए होता है। अगर आप फैमिली लेके जाते हैं तो आपको वहीं रेंट पे अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, आप उनकी गाड़ी भी यूज़ नहीं कर सकते, आपको खाने के लिए भी वो लोग नहीं देंगे, सारे खर्चे अलग हो जाते हैं। इसीलिए मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, जब चले जाते हैं पीआर अप्लाई कर देते हैं 6, 7 साल, 8 साल में जब आ जाती है उसके बाद आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग खर्चा उठा सकते हैं, आप लोग लगता है कि मैं इतना कमा के अपनी फैमिली को भी रख सकता हूँ तो आप लोग लेके जा सकते हो, ये आप लोग की चॉइस है। तो अब हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर्स की। तो मैं जैसे बोलती हूँ ना कि जैसे सारे एजेंट अच्छे नहीं होते हैं, सारे एजेंट बुरे भी नहीं होते हैं, वैसे एम्प्लॉयर्स भी सारे अच्छे हैं, सारे बुरे नहीं होते हैं, बट इक्का दुक्का कोई एम्प्लॉयर ऐसा फ्रॉड निकल जाता है। जैसे कि वो एम्प्लॉयर आपको बुलाता है, आपको उसने दिया, आपको वहाँ पे जॉब दी, रहने के लिए सब कुछ दे दिया, उसके बाद वो एम्प्लॉयर आप लोग के साथ कभी कभी कुछ गलत भी कर देता है। वो क्या बोलते हैं कि एक वहाँ पे कोई पर्सन था जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने पहले वो दिन की जैसे 10 से 12 डिलीवरी देते थे, तो एम्प्लॉयर ने एकदम सडनली उन्हें बोला कि मेरे को तो एक्स्ट्रा अर्न करके दिया कर, तू मुझे आज 20 डिलीवरी करके दे और मुझे उन 20 डिलीवरी के पैसे दे, मतलब थोड़े से तू रख ले, बाकी जो भी उनका ऊपर का होता है वो तू मुझे देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने फेस करी थी। और दूसरा वो क्या करते हैं ना, एम्प्लॉयर कुछ ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने तेरे को बुला तो लिया, यहाँ पैसा लगा दिया, तेरे को रहने के लिए दे दिया, अब तो जो जॉब कर रहा है ना, जब तक तू वो जॉब कर रहा है उसका तो 30 या 40% मुझे भी दिया कर। तो ये भी गलत ही है, क्योंकि मेहनत आपकी, वो पैसा वो एम्प्लॉयर क्यों लेके जाएगा। तो ये तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि मेहनत आपकी और पैसा आपका एम्प्लॉयर ले जाएगा, तो यहाँ आप लोग को थोड़ी सावधानी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा कोई एम्प्लॉयर मिलता है तो सबसे पहले तो आप उनके साथ काम ही मत करिए। हाँ, आपको 1 साल, तो मैंने बताया किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयर वीज़ा पे जाते हो ना तो 1 साल तो उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना पड़ता है जो आपको बुलाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कोई भी कंट्री हो ना, 1 साल अगर आप उनके साथ काम नहीं करोगे ना, आपने उनको छोड़ दिया या अपना कुछ भी दूसरी कंपनी स्विच कर ली, तो आपको पीआर में ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको 1 साल तो उनके साथ जैसे तैसे काम करना ही पड़ेगा, फिर आप दूसरी कंपनी एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि सारे एम्प्लॉयज़, मैंने बताया ना, सारे एम्प्लॉयज़ फ्रॉड नहीं होते हैं, बहुत एम्प्लॉयज़ अच्छे भी होते हैं जो आप लोग को बुलाते हैं, बट कुछ इक्का दुक्का निकल जाता है जो आप लोग के साथ ये गलत करे कि भाई जितना भी कमा रहा है उसका थोड़ा मुझे था, चाहे तेरी हर महीने की सैलरी आ रही है उसमें से मुझे 20-30% दे, 50% भी कुछ एम्प्लॉयर्स मांग लेते हैं। या डिलीवरी पे अगर आप काम करते हैं, वो बोलता है 10 के नहीं, आज मुझे 20 डिलीवरी के रातों रात पैसे दे, तो यहाँ आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, जैसे आप डे में यहाँ पे काम करते हैं तो आपको पर आवर 5 यूरो मिलते हैं जब आप दिन में काम करते हैं। वहीं अगर आप नाइट शिफ्ट लगाते हैं ना, तो आपको नाइट शिफ्ट के जो होते हैं वो आपको पर आवर 7 यूरो मिलते हैं, यानी कि 2 यूरो का आपको वहाँ पे प्रॉफिट होता है। बट इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जब वहाँ पर आप लीगल होंगे, मतलब जब आपके पास आपकी पीआर आ जाएगी, पीआर आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको ये मिलेगा। क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप इलीगल हो, बट क्या होता है ना कि जब तक आप वर्क परमिट पे गए हो, जब
आपका जो एम्प्लॉयर है वो कभी भी आपका जो वर्क परमिट है वो आपका कैंसिल कर सकता है। क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि जॉब पे गए 4-5 महीने वहाँ किया, फिर वो सोचते हैं कि यार मुझे दूसरी कंट्री में या किसी और कंपनी में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्यों ना वहाँ जाके काम करूँ। वो वहाँ जाके काम करके वापस आता तो यहीं पे है, क्योंकि उसको यहाँ पे बहुत सारे प्रॉफिट्स बेनिफिट मिले होते हैं। बट ऐसे में क्या होता है ना, फिर एम्प्लॉयर्स को लगता है कि ये मेरे को छोड़ के गया, मैं इसका वर्क परमिट कैंसिल कर दूँ तो जिस भी कंपनी या कंट्री में गया वहाँ से ये अप्लाई करा दे। तो इसमें भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि PR में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ आपको ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में इसीलिए आप लोग क्या करें कि आप काम करें, आपको अगर जो भी यूरो मिल रहा है, आपको 5 यूरो भी पर आवर मिल रहा है ना, तो आप उसको भी लें, चाहे नाइट शिफ्ट में मिल रहा है चाहे डे शिफ्ट में मिल रहा है। बाकी जब आपकी PR आ जाएगी, आप लीगल हो जाएंगे, तब आप लोगों को क्या होता है कि 7 यूरो आपको पर आवर मिलने लग जाता है। बट ये सब PR आने के बाद, उससे पहले आपको जो भी एम्प्लॉयर देगा आपको वही लेना पड़ेगा। बट वो लोग भी ऐसी बुरी सैलरी नहीं देते हैं, वो लोग भी आपको अच्छी सैलरी दे रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया, अगर आप महीने का 1 लाख रुपए भी वहाँ पे कमा रहे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करके तो अच्छा। बाकी अगर आपको नाइट शिफ्ट और कहीं भी करनी है पार्ट टाइम तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयर वीज़ा पे गए हो, आपके पास वर्क परमिट भी आपने अप्लाई किया, आपको वो भी मिल चुका है, तो आप वहाँ भी काम कर सकते हैं। तो दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं बट उन अपार्टमेंट में नहीं रख सकते। फैमिली को अगर आप बुलाते हो ना तो आपको आपके आने के बाद 2 साल बाद आपको बुलाना है। जब आप आ गए उसके 2 साल बाद आप उनको बुला सकते हैं, वो भी डिपेंडेंट वीज़ा पे। आप उन्हें एज अ डिपेंडेंट अपने बुला सकते हैं। आपकी वाइफ है या आपके जो भी आप हस्बैंड, अगर आप पहले आप लेडी आए हैं तो आप हस्बैंड को बुला सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अपने बच्चों को भी बुला सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि PR जब आप 8 साल बाद अप्लाई करेंगे तो उनकी भी आप तब भी कर सकते हैं, उनकी आप पहले नहीं कर सकते। बाकी ये थी मेरी क्रोएशिया के बारे में कुछ नई अपडेट्स जो मैंने आप लोग को बताई है। बाकी इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रोएशिया के किसी और वीज़ा के बारे में आपको बताऊँ तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।